Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead in our lecture. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर में और FATF के बारे में डिस्कस करते हैं। तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या करती है? बेसिकली दो चीज़ों पर काम करती है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। तो ये दोनों का वॉच डॉग कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने शायद ग्रे लिस्ट में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ग्रे लिस्ट में, उसको डार्क ग्रे लिस्ट में डाल दिया है ना, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, है ना। उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि हम इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ, जो सोसाइटी में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है ना, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। बेसिकली काम इन दोनों पे करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। बाकी भी इसके रोल्स हैं जिसमें से बेसिकली ये एफर्ट्स करती है ताकि कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी ना हो सोसाइटी में, है ना। 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, आपको याद रखना है। इंडिया क्या FATF का मेंबर है? येस, इंडिया मेंबर है। और दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी? यूरोपियन कमीशन और GCC, जो हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात की थी ना, तो वो भी इसका मेंबर है। तो यूरोपियन कमीशन, GCC, इंडिया और उसके साथ 37 मेंबर कंट्रीज़ इसके पार्ट है। 1989 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। किसने किया था? G7 समिट में इस्टेब्लिश हुई थी पेरिस में, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए मेजर्स ले पाएँ, है ना। उसके बाद सिंस ये इस्टेब्लिश तो हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करने के लिए, बट उसके बाद इसने अपना जो परव्यू है, जो मैंडेट है, वो आगे भी एक्सपैंड किया है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी ये काम करती है, उनको भी हटाने के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और शेकेतकर कमेटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि शेकेतकर कमेटी किससे रिलेटेड है? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आपको यही याद रखना है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, डिफेंस के लिए बेसिकली ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, है ना। अभी ये न्यूज़ में इसलिए अभी न्यूज़ में ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि भाई जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो BRO रोड्स बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के आसपास रोड्स बनाता है, उसको EPC मॉडल में कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है और उसको बोला गया कि इसको हम मैंडेटरी कर देंगे EPC मॉडल को, है ना। तो जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी ऐसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो 100 करोड़ से ऊपर कॉस्ट कर रहे होंगे, उनको हम सारे EPC में करेंगे, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। EPC में क्या होता है? बेसिकली सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, बस जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती है ना, जो टेक्निकल कोई चीज़ एक्सपर्टीज़ होती है वो थर्ड पार्टी से ली जाती है, उसको आउटसोर्स किया जाता है, वो थर्ड पार्टी से लिया जाता है, बाकी सारा काम गवर्नमेंट ही करती है ना। वो हो गया EPC। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लान्स करेंगे, इक्विपमेंट आएगी, मशीनरी आएगी, नई आएगी, है ना। बाय डेलीगेटिंग इनहैंस प्रोक्योरमेंट पावर्स फ्रॉम 7.5 करोड़ टू रुपीज़ 100 करोड़ टू BRO। तो इन सब का प्रोक्योरमेंट हम BRO को दे देंगे, मतलब 100 करोड़ तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर कोई प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो BRO को परचेज़ करनी है, वो कर सकती है 100 करोड़ तक, है ना, फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स। तो ये सब आया है। लैंड एक्विजिशन और जितना भी लैंड एक्विजिशन है और स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है, जैसे मान लो कहीं की लैंड एक्वायर करनी है ना, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको एक्वायर करना है BRO को रोड बनाने के लिए, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस मेंशन है। तो जैसे कोई भी फॉरेस्ट, मान लो कोई फॉरेस्ट है ना, तो फॉरेस्ट स्टेट का प्रॉपर्टी है, उसको अगर आपको लेना है BRO को, तो उसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है ना। तो इसमें भाई आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओगे तो आपको अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। वर्क कैन बी अवॉर्डेड ओनली आफ्टर 90% ऑफ द स्टैट्यूटरी क्लियरेंस हैव बीन ऑब्टेन्ड। तो भाई काम तभी चालू होगा जब 90% क्लियरेंस आपको मिल जाएंगे, लाइसेंस मिल जाएंगे। शेकेतकर कमेटी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी टू रिकमेंड मेजर्स टू इनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रिबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ आर्म फोर्सेस। तो जो भी हम वेपन्स प्रोक्योर करते हैं बाहर से, है ना, और हम कैसे अपनी कॉम्बैट जो आर्मी है उसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं और डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कैसे खर्चा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए शेकेतकर कमेटी आई थी। तो इसने रिकमेंड किया था कि भाई जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो हमारा डिफेंस बजट है, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3% ऑफ द GDP, है ना, कीपिंग इन माइंड पॉसिबल फ्यूचर थ्रेट्स, है ना। तो 2019 से ये 2% बेसिकली कम है ना, ये आपको याद रखना है। उसने बोला कि डिफेंस बजट जो है वो कम एलोकेट होना चाहिए।
जो सिविलियन वर्कफोर्स है उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे ऐसे मैनर में जैसे सच दैट द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज कुड बी पार्टली डन बाय डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयड स्टाफ। तो जो भी अभी रिक्रूटमेंट होता है ना MES में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट होता है उसको कम करने की बात की गई है ना। तो उसमें बोला गया है कि कुछ कुछ ये वाले काम जो है डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयड स्टाफ है वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको पोस्ट क्रिएट करने की और लोगों को रिक्रूट करने की ज़रूरत है। और कुछ कुछ जो काम है वो हम आउटसोर्स कर देंगे। तो इसी को मानते हुए रिसेंटली डिफेंस जो मिनिस्टर है उसने 9,000 पोस्ट जो हैं MES की, मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज की, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की 9,000 पोस्ट को एबॉलिश कर दिया। तो जितने भी लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए काफ़ी उनका दिल टूट गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद BRO की बात करते हैं। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। प्राइमरी रोल है ताकि रोड कनेक्टिविटी बढ़ पाए बॉर्डर एरियाज़ में, है ना। बॉर्डर एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपना BRO है। तो रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर उसका मेंटेनेंस, है ना, जितने भी नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं वहाँ पे BRO देखता है उसको। ठीक है, तो अभी तक इसने BRO ने क्या क्या काम किया बेसिकली, इसने अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार यहाँ सब पे रोड्स बनाई हैं, है ना। उसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो बॉर्डर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर कहीं आ जाए CIBMS क्या है, तो BMS से आप गैस कर लेना, BMS इज़ बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो बॉर्डर को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम है, क्या होगा नाम से पता चला ना, बॉर्डर को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम है। तो बेसिकली एक रोबस्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो गैप्स एड्रेस करेगा सिक्योरिटी में, बॉर्डर सिक्योरिटी में गैप्स को एड्रेस करने के लिए ये है। तो इससे ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंटीग्रेट करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज, वेपन्स और हाईटेक सर्वेलियंस इक्विपमेंट्स को। ठीक है, तो ये इसका ये है वर्क है, काम है। उसके बाद इट विल इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन डिटेक्टिंग कंट्रोलिंग द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स लाइक इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंडेड गुड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, तो इन सब में ये हेल्प करेगा। 2018 में BSF ने एक प्रोजेक्ट लिया था, क्या नाम था प्रोजेक्ट का? बोल्ड QIT। बोल्ड QIT मतलब बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंसेप्शन टेक्निक। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये बोल्ड QIT क्या है। बोल्ड QIT किससे रिलेटेड है? बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना। टू इक्विप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स इन अनफेंस्ड रिवराइन एरियाज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज। तो वहाँ पे बेसिकली सेंसर लगाएंगे ताकि अगर कोई घुसपैठ होती है तो उनको पता चल पाए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेटेड IBGs की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो क्या है ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स? दीज आर बेसिकली स्मॉल साइज्ड एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस विच कैन स्विफ्टली लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट एडवर्सरी इन केस ऑफ हॉस्टैलिटीज़। बेसिकली ये क्विक रिस्पॉन्स टीम है। तो मान लो तुरंत कहीं अटैक हो जाता है ना और आपको आधे घंटे में बटालियन चाहिए, तो वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बेसिकली वहाँ जाके लड़ सकते हैं, है ना। क्विकली अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ये लोग, बहुत ही शार्प होते हैं। तो दे विल एबल टू मोबिलाइज विद इन 12 to 48 आवर्स बेस्ड ऑन द लोकेशन। ठीक है, तो वो आधे घंटे का मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है, एक्चुअल में जो उनको टाइम लगेगा वो 12 से 48 आवर्स तक वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। जनरली जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उनकी बहुत प्लानिंग बहुत पहले से होती है ना। तो ये 12 to 48 आवर्स एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ वेरी लेस। तो ये 12 to 48 आवर्स में अपने आप को रीलोकेट कर सकते हैं और जहाँ भी लोकेशन होगी वहाँ जाके फाइट कर सकते हैं। The integrated units for the border will be encompassing with artillery, armored combat engineers and signal units। तो ये सब टाइप के लोग इसमें होंगे, है ना। It will perform both offensive roles, है ना। अगर offensive मतलब वार करना हो वो भी, है ना। Involving cross border operation and defensive roles। Defensive मतलब किसी को मतलब एनिमी के अटैक से हम इंडिया को बचाना, दैट इज़ डिफेंसिव रोल। ऑफेंसिव मतलब खुद के जाके मारना, बॉर्डर के क्रॉस करके वहाँ मारना, है ना, दैट इज़ ऑफेंसिव रोल। ईच IBG विल बी टेलर मेड, है ना। टेलर मेड होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं कि ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ऐसी ये IBG का यूनिट है, ऐसा नहीं है। टेलर मेड होगी बेस्ड ऑन थ्रेट, टेरेन एंड टास्क, है ना। जैसे मान लो अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ के लिए डिफरेंट IBG होगी, और अगर पंजाब के बॉर्डर के आसपास आती है ना यहाँ पे, तो उसके लिए डिफरेंट IBG होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है ना, यहाँ पे माउंटेन्स है, टेरेन डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे लोग डिफरेंट लोग होंगे। ठीक है, they need to be light, so they will be low on logistics। तो लॉजिस्टिक्स उसके पास कम होगा। ईच IBG विल बी हेडेड बाय अ मेजर जनरल कंप्राइज ऑफ 5000 ट्रूप्स। 5000 ट्रूप्स का होगा, मेजर जनरल इसको हेड करेंगे, है ना। इट विल बी हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज एनर्जाइजेस स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर विद इन डेज इफ अ सिचुएशन ऑफ फुल ब्लोन वॉर राइजेस। तो क्या है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बेसिकली क्या है कि मान लो भाई जैसे मैं बोल रहा था अभी, रिसेंट अटैक हो गया, अचानक से अटैक हो गया, है ना, और तुरंत आपको मिलिट्री फैसिलिटी चाहिए, है ना।
तो बेसिकली मिलिट्री को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, बट ये IBGs क्या करेंगे, IBGs बेसिकली तुरंत वहाँ पे चले जाएंगे और लड़ने लगेंगे, है ना। तो विद इन डेज़ ये क्या हो सकता है, हम इसको थ्रेट को टैकल कर सकते हैं, इसीलिए IBG बने हैं। उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो क्या है ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनिशियली 2019 में अनाउंस किया था कि भाई एक कमेटी थी, क्या नाम था कमेटी का, अपूर्व चंद्रा कमेटी। तो पहली बात आपको याद रखनी कि अपूर्व चंद्रा कमेटी किससे रिलेटेड है, डिफेंस से, ऐसे ही पूछेंगे। अपूर्व चंद्रा कमेटी रिसेंटली सीनियर न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो डिफेंस का अगर कोई ऑप्शन हो तो मार देना, है ना। अपूर्व चंद्रा कमेटी किससे रिलेटेड है, डिफेंस से। तो इस कमेटी ने बेसिकली ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बनाया है। क्या होगा इस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर से, एक्विजिशन मतलब किसका एक्विजिशन करेंगे, वेपन्स का एक्विजिशन करोगे और किसका करोगे, है ना। तो और बाकी इक्विपमेंट्स का करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इट विल इंश्योर टाइमली एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स एज रिक्वायर्ड बाय द आर्म फोर्सेस। तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं, सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको हम एक्वायर करेंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटीज़, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड बजटरी रिसोर्सेज। तो जितना बजट है उसका ऑप्टिमल यूज़ करके हम इन सबको प्रोक्योर करेंगे। ये प्रोसीजर ये बताते हैं कैसे प्रोक्योर करोगे, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर विल कवर ऑल द कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल एक्विजिशंस अदर देन द वर्क्स एंड लैंड अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सर्विस हेडक्वार्टर्स। बोथ इंडिजीनियस रिसोर्सेज एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले भी इसमें कवर्ड रहेंगे, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल इक्विपमेंट। मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उसको हटा के, मेडिकल इक्विपमेंट्स को हटा के बाकी सब जितना भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो इस प्रोसीजर्स में कवर्ड होंगे, ठीक है। ऑफसेट पॉलिसी को रिवाइज किया गया है। ऑफसेट पॉलिसी क्या होती है भाई, व्हाट इज़ ऑफसेट पॉलिसी? ऑफसेट पॉलिसी होती है कि भाई जितनी भी फॉरेन डिफेंस या एंटिटीज़ हैं वो एटलीस्ट 30%, है ना, 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया, जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वो 30% यहीं खर्च करेंगे, है ना। थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपोनेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सेटिंग अप ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो ये क्या है ऑफसेट पॉलिसी? अंडर द ऑफसेट पॉलिसी द फॉरेन डिफेंस एंटिटीज़, जो बाहर की डिफेंस एंटिटीज़ हैं, है ना, दे आर मैंडेटेड टू स्पेंड एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया। समझ में आ रहा है? तो जो भी मान लो किसी बाहर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने का, तो वो 30% एटलीस्ट इंडिया में तो खर्चा करेगी ही करेगी, है ना। 30% इंडिया में खर्चा करेगी ताकि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो पाए, सेटिंग अप ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हो पाए। जैसे अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस डील चलती रहती है ना, राफेल को लेके और ये सब, तो उसमें भी ऑफसेट क्लॉज लगा रहता है। जितनी भी इंटरनेशनल डील्स होती हैं उन सब में ऑफसेट क्लॉज लगा रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना उन सब में ऑफसेट क्लॉज लगा रहता है। दे आर मैंडेटेड टू स्पेंड एटलीस्ट सम परसेंट इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। दिस कंडीशन वॉज फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मोर देन 2000 करोड़। 2000 करोड़ से जितना भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है सबको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इट वॉज मेंट टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को। समझ में आ गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नैट ग्रिड की अब हम बात करते हैं। तो क्या है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड? तो नैट ग्रिड बेसिकली एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। क्या करेगा ये बेसिकली, नाम से क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो जितनी भी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ हैं, है ना, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है उन सबको बेसिकली कनेक्ट करेगा। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, है ना, उनके डेटाबेस को कनेक्ट करेगा और उससे इन्फॉर्मेशन उठाएगा, है ना। तो वो है नैट ग्रिड। इट वॉज प्रपोज आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। तो जैसे मान लो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, और एजेंसी उस पर नज़र रखेगी उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, कोई भी ऐसे डिस्प्यूटेड या बहुत ही वेग सा ट्रांजैक्शन होगा जिस पे शक होने की चांसेस हैं, तो वो बेसिकली उसको ये मॉनिटर करती है, ठीक है। इट विल असिस्ट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन इंश्योरिंग नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी विद इन द अल्टीमेट एम टू काउंटर टेरर। तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए नैट ग्रिड आया है ना, असिस्ट करता है इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। तो इसने बेसिकली एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग NCRB के साथ, ताकि उसके जो सेंट्रलाइज ऑनलाइन डेटाबेस है उसका एक्सेस मिल पाए, है ना। जितने भी FIR स्टोलन व्हीकल्स हैं उनका डेटा भी लेने के लिए MOU साइन हुआ है। तो MOU क्या करेगा, MOU नैट ग्रिड को बेसिकली जो CCTNS नेटवर्क है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जहाँ पे सारा डेटा पड़ा रहता है क्राइम से रिलेटेड, उसके डेटाबेस को ये एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो NCRB की बात करते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। 1986 में सेटअप हुआ था। क्यों सेटअप हुआ था? रिकॉर्ड ब्यूरो है, रिकॉर्ड मतलब क्राइम का रिकॉर्ड रखता है ये, इसीलिए क्राइम का रिकॉर्ड ब्यूरो नाम है इसका, है ना। तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू क्राइम, क्रिमिनल्स, इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हो रही है ना, उसकी फाइल्स वगैरह, वो सारा डेटा NCRB के पास पड़ा रहता है ना। 2009 में NCRB की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ा के कर दिया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा इसी बढ़ा दी थी, और उसको बोला गया था कि आप मॉनिटर करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे CCTNS
प्रोजेक्ट को। तो जो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन है? NCRB, है ना। CCTNS बेसिकली एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो आपको याद रखना है ये प्रोजेक्ट है किसके अंदर? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर, है ना। इसमें क्या होगा? CCTNS नेटवर्क क्रिएट होगा, है ना, ट्रैकिंग नेटवर्क क्रिएट होगा। किसका नेटवर्क क्रिएट होगा? बेसिकली पुलिस स्टेशन का। तो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं और उनका डेटाबेस है उनको सब हम एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर देंगे आके। तो 15,000 से ऊपर पुलिस स्टेशन को हम कनेक्ट करेंगे और 6,000 हाई ऑफिस पुलिस के जो हाई ऑफिस हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये है हो गया नेट ग्रिड के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिक काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिक काउंसिल क्या है? बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो आर्टिक के आसपास कंट्रीज़ है ना, उनका बेसिकली एक ग्रुप है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्टिक के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 8 मेंबर स्टेट्स हैं, है ना, और कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। मेंबर में कौन कौन है? तो ये ध्यान रखना, ऊपर की जितनी कंट्रीज़ हैं आर्टिक की, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कनाडा, यहाँ से कनाडा आ गया, है ना। यहाँ इधर आओगे तो डेनमार्क आ जाएगा, ठीक है। रशिया भी इधर है आपका, इधर रशिया है पूरा, है ना, रशिया हो गया। फिनलैंड भी इधर है ना, फिनलैंड आ गया। डेनमार्क भी इधर है, इधर डेनमार्क है, डेनमार्क, फिनलैंड, है ना, कनाडा। उसके बाद नॉर्वे, इधर नॉर्वे है ना। स्वीडन है इधर कहीं स्वीडन है। तो ये सब इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो याद रखना है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, US, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ऊपर से आप स्टार्ट करो, इधर कनाडा, इधर US, फिर इधर जाओगे तो आपका ये सब आ जाएगा, फिनलैंड, रशिया, डेनमार्क, रशिया तो इधर आता है खैर, है ना। फिनलैंड, आइसलैंड इधर है ना। फिनलैंड, आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड है, सॉरी ये आइसलैंड नहीं है, आइसलैंड इधर ही है। फिनलैंड आपका, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब इधर ही आएगा, है ना। इंडिया ऑब्जर्वर नेशन बना था 2013 में, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है आपको आर्टिक काउंसिल के बारे में। उसके बाद डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट की बात करते हैं। तो क्या है DFFT? तो बेसिकली इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है ओसाका डिक्लेरेशन साइन करने से, है ना। ऑन डिजिटल इकोनॉमी, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ओसाका जो डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड थी? डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड थी। क्या बोलती है ये ओसाका डिक्लेरेशन? ये बोलती है कि भाई जो भी इसको साइन करेगा उसके बेसिकली उन कंट्रीज के बीच में डेटा फ्रीली फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस कंट्री का डेटा ये कंट्री एक्सेस कर सकती है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके आपस में डेटा फ्रीली फ्लो होगा। जैसे मान लो आप व्हाट्सएप से भेजते हो ना एक दूसरे को मैसेज, तो वो मैसेज एक्सेस हो पाएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी डेटा जो है वो एक्सेस हो पाएगा। ये था बेसिकली ओसाका डिक्लेरेशन। अब इस जो डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट है ये क्या करेगा? ये रेस्ट्रिक्शन एलिमिनेट करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा, है ना। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो पाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरिंग डेटा इन फॉरेन सर्वर्स फॉर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी आपने देखा होगा कि जो इंडिया बेसिकली डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करता है कि भाई आप जो हमारी जनता का डेटा है वो आप लोकल सर्वर में ही स्टोर करोगे, मतलब फिजिकल सिस्टम बनाओगे इंडिया के अंदर, वहीं स्टोर करोगे, कहीं बाहर स्टोर नहीं करोगे, है ना। तो अब ये ओसाका डिक्लेरेशन बोलता था कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम बाहर भी स्टोर कर सकते हैं ताकि इसमें हम इनोवेशन ला पाएँ, है ना। ये ऐसे ओसाका डिक्लेरेशन बोलता था, तो इसीलिए इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको साइन करने के लिए, है ना। तो ये लॉन्च कब हुआ था? ओसाका डिक्लेरेशन G20 समिट में 2019 में, है ना। इट अनाउंस द लॉन्च ऑफ ओसाका ट्रैक। क्या है ये ट्रैक? इट इज़ अ प्रोसेस दैट इंटेंसिफाइज एफर्ट्स ऑन इंटरनेशनल रूल मेकिंग ऑन डिजिटल इकोनॉमी, एस्पेशली ऑन डेटा फ्लोज एंड ई-कॉमर्स। तो डेटा फ्लो को स्मूथली इंश्योर कर पाएँ और प्रोटेक्शन को इन्हांस कर पाएँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर पाएँ, उसलिए ये ओसाका ट्रैक लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो UN की एक प्राइमरी एजेंसी है दैट वर्क्स टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन सा? जो गोल 2 है, एलिमिनेट हंगर को एलिमिनेट करने के लिए काम करती है। नाम से ही पता चल रहा है ना, फूड के लिए कोई बॉडी है तो फूड क्या करेगा? हंगर को एलिमिनेट करेगा, है ना। तो ये हंगर को एलिमिनेट करने के लिए काम करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, एराडिकेटिंग हंगर बाय 2030, ठीक है। तो करेंटली इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कॉम्बैटिंग हंगर। तो हंगर कॉम्बैट करने के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है ये। इट डिलीवर्स फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज एंड वर्क विद कम्युनिटीज़ टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड बिल्ड रेसिलियंस, है ना। फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, असिस्टेंस देना, है ना, फूड इनसिक्योरिटी को हटाना, वो सब ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है ना। इट प्लेज अ की रोल इन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट द यूज़ ऑफ हंगर एज अ वेपन। तो कभी कभार क्या होता है, हंगर को एज अ वेपन यूज़ होता है। जैसे मान लो मान लो कोई वॉर हो रही है ना,
तो दूसरी कंट्री क्या करती है, इसके जितने भी वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं उन सबको डैमेज कर देती है। तो वीट की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों को वीट मिलेगा नहीं तो खाना मिलेगा कहाँ से। जितनी भी खाने की फैसिलिटीज़ हैं उसको मान लो डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि खाना ना मिले, लोग हंगर से मर जाएं। तो उसको ये एड्रेस करती है, ठीक है। इसने बेसिकली रिसेंटली हंगर मैप को इस्टेब्लिश किया था। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिसेंटली हंगर मैप को इस्टेब्लिश किया था। ये क्या करता है, ये बेसिकली अंडर नरिशमेंट को डिपिक्ट करता है कि कंट्रीज़ में अंडर नरिशमेंट कैसा है और उसको एड्रेस करने के लिए कंट्रीज़ क्या क्या एफर्ट्स दे रही हैं, है ना। तो ये बेसिकली हंगर मैप था, है ना। हंगर मैप किसका है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, आपको ये याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तो ट्रैक 2 से पहले हम ट्रैक 1 की बात कर लेते हैं। तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होता है। डिप्लोमेसी क्या होता है भाई, जब दो कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह एक्सटर्नल मिनिस्टर्स आपस में बैठ के एक ऑफिशियल मीटिंग करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड ये लोग डिप्लोमैट्स होते हैं और ये जब बात करते हैं ऐसे आपस में बैठ के तो उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। मान लो पाकिस्तान और इंडिया है ना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, है ना, लेट्स से पीएम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बैठ के बात करते हैं कि भाई हम सुलह कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, है ना। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक आता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होता है, ये एक अनऑफिशियल चैनल होता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है। इसमें दोनों गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती ही नहीं है ना। जो दोनों कंट्रीज़ के प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे फॉर्मर डिप्लोमैट्स हो गए, मिलिट्री वेटरन्स हो गए, अकेडमिशियंस हो गए, ये अनऑफिशियली मीट करते हैं और सुलह करने की कोशिश करते हैं, है ना, नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। और जो टॉक्स होती है उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता है ना, कोई ऑफिशियल उसका कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। और उसके बीच में एक आती है 1.5, है ना। 1.5 क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं और नॉन ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बिजनेस लीडर्स हो गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, है ना। तो ये दोनों इन्वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं 1.5 डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये 3 टाइप की डिप्लोमेसी है, ट्रैक 1, ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। उसके बाद अगले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो है मिनी लैटरलिज्म। तो ये मिनी लैटरलिज्म क्या होता है, ये बेसिकली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होते हैं 3 कंट्रीज़ के बीच में, है ना। ट्राईलैटरल सिस्टम है, बेसिकली 3 कंट्रीज़ के बीच में होते हैं आउटसाइड द मल्टीनेशनल फॉरम्स टू डील विद स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट इंडिविजुअल स्टेट्स अलोन कैन नॉट मैनेज, ठीक है। तो मान लो 3 स्टेट के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये खुद से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों आके एक मिनी ट्राईलैटरलिज्म मतलब तीनों आके मिलेंगे और सुलह करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये दोनों भी इसको असिस्ट करेंगे कि भाई आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये इनको असिस्ट करेगा। तो इस टाइप से जो फॉरम होता है उसको हम बोलते हैं मिनी लैटरलिज्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट राइट हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। तो इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सी हैं, ऑस इंडेक्स, ककार्डो एंड पिच ब्लैक, ठीक है। ये तो नाम से याद हो जाएगा, AOS ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, है ना। उसके बाद बांग्लादेश के साथ क्या होती है, संप्रीति। फ्रांस के साथ क्या होती है, वरुणा। इंडोनेशिया के साथ क्या होती है, कॉर्पेट। जापान के साथ धर्मा गार्डियन एंड जिमैक्स होती है, ठीक है। म्यांमार के साथ इमकॉर, इंडिया म्यांमार कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज या पेट्रोल बोल सकते हो। रशिया के साथ क्या होती है, इंद्र। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बाइनियल एक्सरसाइज, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं बेसिकली। श्रीलंका के साथ स्लीनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। थाईलैंड के साथ मैत्री होती है ना। UK के साथ कोनकन होती है। USA के साथ क्या होती है, युद्ध अभ्यास, स्पिटिंग कोरबा, संगम एंड IMX। और उज़्बेकिस्तान के साथ डस्ट लेक। तो उज़्बेकिस्तान के साथ क्या होती है, डस्ट लेक। ये आपको याद करने कौन कौन सी एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ होती है, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। उज़्बेकिस्तान के साथ क्या होती है, डस्ट लेक, ठीक है। तो ये अपनी थी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ये अपना लेक्चर था बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।